हाँ जी, इसके बाद आपका आता है वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बच्चों आवाज नहीं करेंगे अब बिल्कुल भी। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। आदित्य बेटा, अब क्लास शुरू हो गई है। हमने देखा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं कहूं एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है? हाफ के बी टी। और एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी हाफ के बी टी। अब ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है? अगर आपका फॉर एग्जांपल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तीन तरीके से हो सकती है। एक तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण, ठीक है, एक रोटेशन के कारण। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी करने लग जाएं तो एक वाइब्रेशन के कारण भी आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो तीसरा कंपोनेंट आ जाएगा आपके एनर्जी का। पर यहां पे क्या होता है? पहली बात तो जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इट इज, मैं लिखाऊंगा ये एक्टिव होती है एट हायर टेम्परेचर ओनली। कहने का मतलब अगर नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो नॉर्मल टेम्परेचर पर आपकी ट्रांसलेशनल रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा रहेंगी। लेकिन जब आपका हायर टेम्परेचर आएगा तभी आपकी जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो एक्टिव होती है ना। और यहां पर वन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो होती है के बी इंटू टी। उसका डबल होती है, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। लिखिए आप पहले यही पॉइंट लिख लेंगे। एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट नॉर्मल टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी corresponding to one translational degree of freedom, average kinetic energy corresponding to one translational degree of freedom is half kbt, is half kbt। अगला बुलेट पॉइंट लगभग सेम सही रहेगा, आप सेम करके बस लिख लें इसमें रोटेशनल ट्रांसलेशन की जगह। एट नॉर्मल टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन या corresponding to one rotational degree of freedom is half kbt। जो ये लिखवाया है एज इट इज आपको लिखना है। फिर इन दो लाइनों के बाद आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल एट हायर टेम्परेचर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम becomes active full stop। average kinetic energy, average kinetic energy of single molecule corresponding to 1 degree of freedom, corresponding to 1 degree of freedom is kbt, is kbt, where kb is, b आपका सब्स्टिट्यूट में ही आएगा है ना। के और बी अलग अलग वर्ड नहीं है, के नीचे बी आएगा, kbt।
ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे कि यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी कितनी होती है, हाफ kBt, लेकिन जब आपकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी तो वहां पे 1 के लिए kBt होगी। न्यूमेरिकल्स में सुनेंगे ध्यान से, न्यूमेरिकल्स में जब तक स्पेसिफिकली मेंशन न किया जाए कि यहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव है, आप उसको 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आप ये पॉइंट में लिख लें, वी विल कंसिडर 0 vibrational degrees of freedom, 0 vibrational degrees of freedom until unless it is specifically mentioned in the numerical, until unless it is specifically mentioned in the numerical. ठीक है, अब जो हमने पहले किए अलग अलग केस, मोनोएटॉमिक गैस को दोबारा से कंसिडर कर रहे हैं। मोनोएटॉमिक गैस, इसमें आप बताएं ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी निकाली थी हमने? हाँ जी बच्चों, 3। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो हम वाइब्रेशन को कंसिडर करेंगे ही नहीं। ठीक, तो आप बताएं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल कितनी होगी? एक सिंगल पार्टिकल की एवरेज, टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा हूं मैं, पता है कितनी होगी? हाँ जी बेटा, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आपकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग हाफ kBt होगी, हाफ kBt तो 3/2 kBt हो जाएगी। तो किसी एक सिंगल पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kBt। अब मैं अगर बात करूं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, तो ये बताएं कितनी होगी? एक पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतनी है, अगर 1 मोल ऐसे पार्टिकल आ जाएं तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाँ जी, Na इंटू 3/2 kBt। यहां पर आप 3/2 कॉमन निकाल लें, Na इंटू kBt, kB इंटू Na क्या बन जाएगा? R, क्योंकि kB आपने निकाला था पहले, kB इज R बाय Na, तो R इज Na इंटू kB, तो ये आपका R बन गया 3/2 RT। ये आपकी सिंगल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, ये 1 मोल की है। एक्सप्रेशन में बस kB की जगह क्या आ गया है? R आ गया है। अब मुझे ये बता दें, अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं फॉर आइडियल गैस, तो उस इंटरनल एनर्जी में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। हाँ जी, क्योंकि आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं है पार्टिकल्स का आपस में। तो ठीक है, इस टोटल काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या टोटल इंटरनल एनर्जी बोल सकता हूं? टोटल इंटरनल एनर्जी of 1 mole of particles is 3/2 RT, और इसको हम डिनोट करते हैं U से, तो U इज 3/2 RT। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स कहें या टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स कहें, सेम बात है। ठीक है, अब इस केस में अगर मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करनी है, हम टॉपिक यही कर रहे हैं मोनोएटॉमिक गैस में। मोनोएटॉमिक गैस में सिंगल पार्टिकल की एवरेज एनर्जी निकाली, 1 मोल की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाली, और 1 मोल की टोटल इंटरनल एनर्जी निकाली।
नाउ आई वांट टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर दिस मोनोएटॉमिक गैस। क्या निकालना चाह रहे हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप लिख लें क्या, मतलब सब हेडिंग लगा लें इसका, क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी निकालने के लिए हमने बात की थी कि du इक्वल टू एन सीवी डी टी। ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू एन सीवी डेल्टा टी। यहां पर हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो एन को ले लिया 1, एन को 1 ले लिया, तो क्या सीवी बिकम्स डी यू बाई डी टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी इज गिवन बाय डी यू बाई डी टी। यू का एक्सप्रेशन गिवन है, सब लोग सोल्व करके बताएं। यू पता है और सीवी क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी। तो बताएं कितना आएगा? यू आपको गिवन है 3/2r, सिंपल, वो आपका पावर 1 है, हट जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगा 3/2r। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CV इज 3/2r फॉर मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। जो लास्ट चैप्टर में अगर आपको ध्यान हो, जहां जहां पर CV यूज की थी हमने, 3/2r यूज की थी मोनोएटॉमिक गैस के लिए, तो यहां से आती है। अब बताएं इसी केस में अगर मुझे CP निकालना हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, तो CP का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? CV प्लस R। CV में एक R जोड़ दो, तो यहां पर CV 3/2r है, एक R जोड़ दें, कितना बन जाएगा? 5/2r। CP इज 5/2r। ठीक है। इसके बाद एक टर्म आया था आपका गामा ना, हमेशा कांस्टेंट नहीं होता वो। गामा का एक्सप्रेशन क्या था? आदित्य बताएगा। आदित्य गोयल, ध्यान नहीं है? ध्यान है? किसको ध्यान है? बताओ बेटा। गामा इज CP बाय CV। और आपको 4 प्रोसेस थी, कहां पे यूज आया था वो? नहीं, हाँ, एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका गामा पिक्चर में आया था। और इक्वेशन क्या बनी थी? इक्वेशन बनी थी PV रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, नोट कर लें फटाफट ये। इक्वी पार्टीशन थ्योरम आने के बाद चैप्टर थोड़ा आसान हो जाता है। पहले वाले डेरिवेशन थोड़े अजीब से हैं, बट हाँ ये तो सीक्वेंस से है आपका। डन। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए अभी तक क्या क्या निकाला हमने? सिंगल पार्टिकल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? बताएं फटाफट सब लोग। 3/2 kBT सिंगल पार्टिकल के लिए है। 1 मोल के लिए 3/2 RT। और फिर आपने CV, ये आपने निकाला U या टोटल काइनेटिक एनर्जी। और उसके बाद CV निकाला, कितना आया? 3/2R। यूज क्या किया? CV इज DU बाय DT। CP कितना आया? 5/2R। और फिर गामा इज इक्वल्स टू CP बाय CV, आपको पता है फॉर्मूला, पुट कर दें। यहां पे क्या यूज किया? यहां पे यूज किया CP इक्वल टू CV प्लस R। और गामा इज डिफाइंड एज CP बाय CV, डिवाइड कर दें 5/3, आपका आ जाएगा। डन। ठीक है, अगर यही सारी चीजें मैं निकालूं डाई एटॉमिक गैस के लिए, सबसे पहला पॉइंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल
बताएं कितनी आएगी? डायटोमिक गैस है, सब लोग दिमाग लगाएं, आसान सवाल है बिल्कुल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल फॉर डायटोमिक गैस 5/2 kBT। 5/2। अगर यही मैं बात कर लूं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, तो 5/2 RT, यही आपकी टोटल इंटरनल एनर्जी भी हो जाएगी 5/2 RT। अगर मैं पूछूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CV कितनी आ जाएगी? 5/2 R। अगर CP पता करूं तो एक जुड़ जाएगा 7/2 R, और गामा 7/5। हाँ, यहां पे गामा अलग आया था और यहां पे अलग आया है। गामा आपका कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट आपके आता है PV रेज़ टू पावर गामा इज कांस्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस। वहां से आपका गामा आता है। गामा एक कांस्टेंट है और PV रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक के केस में। नहीं नहीं, वहां पे भी आपको गैस देख के डिसाइड करना पड़ेगा। जो गैस है डायटोमिक है तो 7/5 लेना पड़ेगा, अगर ये है तो ये लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप इसको करें पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर। वेदांत बताओ सबसे पहले एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल। हाँ बताओ। हाफ केबीटी बेटा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है। ये बताएं आप पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, लीनियर नहीं है वो, है ना, आपके 2 से ज्यादा पार्टिकल्स हैं और हाँ, देखो पहली बात तो इसके अंदर आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है? 6। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी कितनी है? हाफ केबीटी। तो 6 इंटू हाफ केबीटी इज इक्वल्स टू 3 केबी। ये आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स 3R इंटू एन कर देंगे 3RT, सॉरी 3RT, और यही आपकी टोटल इंटरनल एनर्जी भी हो जाएगी। टोटल इंटरनल 3/RT, सॉरी 3RT, और इसके बाद CV स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन बाय 3R CP 4R, और गामा 4/3R। अच्छा R नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ये आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं, पहले मोनोएटॉमिक फिर डायटोमिक फिर आपका, और यही सारे पार्ट इसके याद करने हैं। इसके बाद अगर इसको एक सवाल के फॉर्म में करें, क्वेश्चन लिखें आप,
हाँ पहले लिख लें आराम से। बोलूं? लिखें, 2 vibrational degrees of freedom, 2 vibrational degrees of freedom are active, 2 vibrational degrees of freedom are active for a polyatomic non-linear molecule. Find out value of gamma. Find out value of gamma. आपकी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अवेलेबल हैं किसकी? पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की। आपको गामा निकालना है। जब तक मैंने कहा था मेंशन न किया जाए तो आप 0 मानते हैं, यहां पे 2 बता दी गई हैं। हाँ जी सर, मैं 6 चेक करेंगे। पूरा 3 है आपका कितना आया था? एक आंसर बता रहे हैं 7/6 ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है आपका? 4/3। और बताएं? 5/4। देखते हैं। देखिए भाई, स्टार्टिंग में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल, पहली बात पोली एटॉमिक नॉन लीनियर है तो ट्रांसलेशनल रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होंगी और हर एक में एनर्जी कितनी होगी? हाफ केबीटी। और 2 वाइब्रेशनल दे रखी है, हर एक की एनर्जी होती है केबीटी। लिखवाया था ना ये? तो केबीटी हो गया, ये 3 यहां से और 2 वहां से, ये आ गया 5 केबीटी। अगर बात करें टोटल इंटरनल एनर्जी की तो 5 आरटी। सीवी कितना आएगा? 5 आर। सीपी 6 आर। गामा कहां गलती करी? क्लियर है? तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आप अलग से ट्रीट करेंगे यहां पे और इसको अलग से करेंगे। अच्छा ये बताओ क्या नाम है, फॉर एग्जांपल अभी मैं सिर्फ बोर्ड पे लिखवाता हूँ आपको, तो टीचिंग नोट्स अगर प्रॉपर लिखे हुए मिले तो उनका बेनिफिट है कि नहीं है? नहीं है।
एक्चुअली उसका उसका कारण बताता हूं मैं। पहली बात तो वो पहले दिन तो नोट्स बच्चे को मिलने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पहले दिन मिल गए तो फिर लिखेगा नहीं वो, है ना। सुनो ना बात को, नहीं, हमेशा आपके जो जीवन में नोट्स काम आएंगे वो आपके अपने होते हैं, दूसरे के नोट्स काम नहीं आएंगे। लेकिन हाँ ये फायदा होता है कई बार, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ तो शॉर्टकट में लिखवा दिया ये, जब मैं पेपर में पूछता हूँ तो आप यहीं शुरू करते हैं, ऐसे ही कुछ भी ऊपर नीचे नहीं लिखते हैं। तो वो लिखने की हैबिट क्लास 12 में डेफिनेटली होनी ही पड़ेगी, अदरवाइज बोर्ड में नंबर नहीं आएंगे। दीपांशी सीधी लिखती है टी नॉट प्लस डेटा, सब मतलब मैक्सिमम बच्चे लिखते हैं, तनिष्क भी ऐसे ही करता है। तो बोर्ड में आपको गिवन टू प्रूव और वो चीजें लिखनी होती हैं। तो हाँ अगले साल से ही करेंगे, तो निकल गया। तो अगले साल से मैं कोशिश करूंगा कि नोट्स बनाऊं, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग तो प्रोसेस है, बट देखते हैं कितना हो पाता है। हाँ पर कोशिश पूरी रहेगी। हाँ जी, तो आंसर कितना आया, 6/5 गामा। नहीं नॉर्मल कॉपी पे नहीं, शायद एक पैड पे लिख के उसमें ना, पेज भी उतना नहीं आ पाता, पैड पे उस पे करते हैं ना, अगर वो जो आपका लिखने वाला आता है, कितने का जाता है वो, कौन सी कंपनी का है, एप्पल का 38,000 में, अब लाख रुपए से कम नहीं आता एप्पल का, वो नकली एप्पल है। चलो करते हैं उसमें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ, सुनेंगे ध्यान से, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस जो है, हालांकि वो आपकी एप्लीकेबल है गैसेस के लिए। टॉपिक क्या लिखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। तो यहां पे जो आपका आंसर आएगा वो बहुत ही एक क्रूड मेथड है टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मैं बोल रहा हूँ कि पूरी थियरी जो है डेवलप की गई वो गैसेस के लिए है, यहाँ पे हम उसको सॉलिड के लिए लगा रहे हैं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो आएगी वो उसका लगभग रफ अंदाजा आएगा, एग्जैक्ट मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। ये बताएं आप, जो सॉलिड्स रहेंगे, सॉलिड्स में ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी। एक आपका सॉलिड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके गैस के पार्टिकल्स हैं, वो तो इस साइड कहीं भाग सकते हैं। क्या सॉलिड के पार्टिकल्स के पास ये फ्रीडम रहेगी, इसका पार्टिकल क्या वहां लास्ट तक जा सकता है। हाँ जी, यार बात को, इसका पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर सकता है, यहां से कूद के कहीं और नहीं जा सकता है, ठीक है। क्या रोटेशन कर सकता है, क्या रोटेशन भी नहीं कर सकता है। क्या वाइब्रेशन कर सकता है, आपका जो पार्टिकल है सॉलिड का वाइब्रेट करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल हीट अप करते हैं या किसी लोहे की रोड को अगर ऐसे बजाते हैं तो वो ऐसे आवाज आती है ना आपकी, तो माइक्रोस्कोपिकली आपका पार्टिकल वाइब्रेट कर सकता है सॉलिड का अपनी जगह पे खड़ा खड़ा, ठीक है ना, ट्रांसलेट कर सकता ना रोटेट कर सकता। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ सॉलिड इज 0, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑल्सो 0, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएं कितनी होंगी, 3। क्योंकि एक जो मोली एटम है, पार्टिकल है, वो तीनों तरफ, इस साइड भी वाइब्रेट कर सकता है, इस साइड भी और इस साइड भी, तीनों डायरेक्शन में। तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर 3। अब ये बताएं, हर पार्टिकल के लिए, सिंगल पार्टिकल की बात कर रहा हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल कितनी होगी, 3 kBt, क्योंकि यहां पे एक के लिए kBt होती है। मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं तो कितनी हो जाएंगी, 3RT, और इतनी ही आपकी क्या होगी टोटल
u is also equal to 3r t। क्लास है कोई? फिर बर्थडे को आप बस 10 मिनट पोस्टपोन कर दें यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं कटेगा केक। आप दोनों को जाना है? आपके पेरेंट्स से पूछ के आए हैं आदित्य? क्लास के बीच में जा सकते हैं, पूछ के आए हैं? ये क्लास के बाद जाएगा, आपको जाना है अभी? ठीक है ना, बस 10 मिनट दें आप। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इसके बाद एक और बच क्या, हालांकि इसके बाद एक टॉपिक और बचा है, आप चले जाना टॉपिक खत्म होने के बाद। u इज इक्वल टू 3RT। CV कितना आ जाएगा? 3R। specific heat capacity for solids is CV equal to 3R। ये आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। लास्ट टॉपिक है आपका मीन फ्री पाथ। अराउंड 10 मिनट हो जाएगा, है ना, 55 पे आप फ्री हो जाएंगे। लिख लिया ये? हो गया ना होया? लास्ट टॉपिक इज मीन फ्री पाथ। जो गैस के पार्टिकल्स हैं, बंद कर देंगे एक बार, गेट बंद कर। जो गैस के पार्टिकल्स हैं किसी बॉक्स में, वो रेंडमली मूव कर रहे हैं और कोलाइड कर रहे हैं, है ना। तो कोलिजन्स जो होंगे, ये बताओ कि हर किसी कोलिजन में, मान लो अभी पार्टिकल का जस्ट कोलिजन हुआ, अब ये वाला पार्टिकल जब अगला कोलिजन करेगा तो इसको एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कोलाइड किया, फिर अगला कोलिजन किया, क्या सब कोलिजन्स में इस पार्टिकल को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा या अलग अलग करना पड़ेगा? रिपीट कर रहा हूं, एक एक गैस पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, आपने एक पार्टिकल को पिक कर लिया, वो पार्टिकल लगातार कोलाइड करता हुआ आगे बढ़ रहा है, क्या किन्हीं भी दो कोलिजन्स के बीच वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो सेम होगा क्या हर किसी में? इसमें नहीं होगा, बहुत रैंडम है, तो आपका अलग होगा सब में। तो अगर मैं किन्हीं भी दो कोलिजन्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल निकाल लूं तो उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है। डेफिनेशन लिखें, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, average distance traveled by particle between two consecutive collisions is called mean free path, is called mean free path। कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स थे, लेट से ये पार्टिकल पहले यहां हिट किया, फिर इसने इसको हिट किया, फिर इसको यहां लैम्डा 1 डिस्टेंस चला, यहां लैम्डा 2, यहां लैम्डा 3, यहां लैम्डा 4, सबका एवरेज कर दें, लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 बाय 4 इज योर मीन फ्री पाथ, है ना। ये मीन फ्री पाथ कहलाता है, ठीक है। अब इसका एक डेरिवेशन है वो देखते हैं। ये देखें, ये एक पार्टिकल है जो यहां मैंने बनाया है, ये आपका एक पार्टिकल है, लेट से इसका डिस्टेंस, इसका डायमीटर d है,
तो इस पूरे का डायमीटर सिलेंडर जो मैंने बनाया है ये एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर है और ये आपका एक सिंगल पार्टिकल है जो कि आगे बढ़ रहा है विद स्पीड v, और ये आपका 2d हो गया। तो इस सिलेंडर का रेडियस कितना हुआ? रेडियस ऑफ सिलेंडर इज d, और यहां पे d वैसे क्या है? d इज डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ पार्टिकल कहें मॉलिक्यूल कहें, इज d। ठीक है, दोनों ही d है, रेडियस ऑफ सिलेंडर एज वेल एज दिस। ये पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर कोई पार्टिकल लेट से यहां पे है तो इसको हिट करेगा ये। अगर कोई पार्टिकल यहां पे है इसको हिट करेगा ये। अगर सामने से गुजरेगा तो इसको हिट करेगा। अगर ऐसा करते करते ऐसा हो जाए कि जो उसका दूसरे वाले पार्टिकल्स हैं उनका सेंटर यहां पे आ जाए इससे बाहर, दूसरे पार्टिकल का अगर सेंटर यहां भी रह गया, फॉर एग्जांपल यहां की बात करूं तो वो इतना सर्कल बनाएगा। अगर उसका सेंटर पार्टिकल का इससे बाहर हुआ तब ये इस वाली लाइन से देखें ध्यान से, ये जो मैंने बाद में लाइन बनाई है रेड टाइप, अगर पार्टिकल इसके ऊपर ऊपर रहा दूसरा पार्टिकल तो ये मूव करते वक्त उसको टकरा सकता है। देखो क्या किया, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, किन्हीं दो कोलिजन्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस कितना है। हमने क्या किया, बाकी सारे पार्टिकल्स गैस के जो हैं उनको रेस्ट पे मान लिया, है ना, ऐसा मान लिया कि वो स्टैचू करते हैं ना उस टाइप से, बाकी सारे पार्टिकल स्टैचू है और ये एक पार्टिकल आगे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर उन पार्टिकल्स का सेंटर, सब सेम साइज के पार्टिकल हैं, तो अगर उनका सेंटर इस लाइन के अंदर रहेगा तो ये वाला पार्टिकल जरूर टकराएगा, क्योंकि और लेकिन वो बाहर हो गया तो फिर वो उससे नहीं टकराएगा, वो ऊपर से गुजर जाएगा। ऐसा मानेंगे कि वो टकराएगा, आगे मूव करता रहेगा, बाकी सबको साइड में करता रहेगा। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट टोटल कोलिजन्स जब ये पार्टिकल यहां से यहां तक आता है तो, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v मान लो, और यहां से यहां तक आने में, इस पार्टिकल को यहां से यहां आने तक टाइम लगा डेल्टा टी। लेट्स से पॉइंट ए पॉइंट बी, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम आपको लगे जब चले जा सकते हैं ना, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम ए टू बी इज डेल्टा टी। यहां से पार्टिकल जब यहां तक आएगा डेल्टा टी टाइम लिया, तो क्या ये लेंथ, दिस लेंथ विल बी v इंटू डेल्टा टी। अगर ये पार्टिकल v स्पीड से आगे बढ़ रहा था और यहां से यहां पहुंचने में डेल्टा टी टाइम लगा, बीच में जिससे टकराएगा उसको साइड में करता हुआ आगे बढ़ रहा है, ऐसा मैंने माना है, ये आपका v डेल्टा टी लेंथ हो जाएगी। लेट से ये जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया a मान लिया, a इज ठीक है, और एक पैरामीटर और दे रहा हूं मैं n, n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर ये आगे मूव करता रहेगा और टकरा के बाकी को साइड में करता रहेगा तो जितने पार्टिकल्स इस सिलेंडर के अंदर अंदर होंगे उन सबसे टकराएगा। अगर मैं ये निकाल लूं कि इस हाइपोथेटिकल सिलेंडर के अंदर पार्टिकल्स कितने हैं तो मैं निकाल पाऊंगा टोटल कोलिजन कितने हुए। तो आप बताएं इस सिलेंडर के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, सोचें।
इस सिलेंडर के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? एन क्या है? एन इंटू वॉल्यूम। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी? बहुत बढ़िया, शाबाश, ये हुई ना बात। एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ए इंटू एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ क्या है? वी डेल्टा टी। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर देंगे, कोई बात नहीं अभी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड hypothetical cylinder is given by number of particles per unit volume into volume, and that is A V delta T. इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। पहले नोट कर लें आप एक बार। देखो सीक्वेंस बता रहा हूं दोबारा से एक बार। मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है वो समझ में आ गया। उसके बाद गैस के सारे पार्टिकल्स को मैंने स्टैच्यू कर दिया, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उस पार्टिकल को यहां से डेल्टा टी टाइम के लिए मैंने चलाया, तो यहां से यहां आने में उसकी लेंथ वो वी डेल्टा टी कवर कर लेगा। अब ये जो सिलेंडर है ये मैंने हाइपोथेटिकली माना है, इस सिलेंडर के अंदर जितने पार्टिकल्स का सेंटर रहेगा उतने से वो टकराएगा। तो अगर टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स निकालने हैं तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड सिलेंडर निकाल लूं, वो आएगा एन इंटू वॉल्यूम से, और वॉल्यूम ए वी डेल्टा टी करके मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड सिलेंडर निकाल लिए। इतना ठीक है? क्या यही जो आपका एक्सप्रेशन है वो नंबर ऑफ कोलिजन्स एन ए वी डेल्टा टी होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन डेल्टा टी टाइम, क्योंकि वो एक सिंगल पार्टिकल इतने समय में उस सिलेंडर को क्रॉस करेगा। हाँ जी, इतने कोलिजन आपके हो जाएंगे, ये हुए डेल्टा टी टाइम में। अगर मैं पूछूं कि एक सेकंड में कितने होंगे, तो हाँ डेल्टा टी की जगह 1 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड इज एन ए वी। और एरिया आपको पता है, एरिया किसका लेंगे? सिलेंडर का। सिलेंडर का एरिया कितना होगा बताएं? देखिए एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा डी के फॉर्म में? डी गिवन ना आपको, पैरामीटर डी गिवन है, तो डी के फॉर्म में क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? अबे डी बनाया नहीं क्या? मैं पूछ रहा हूं ये जो एरिया बनाया है ये डी के फॉर्म में कितना होगा? पाई डी स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ऑफ सिलेंडर कहां है? ये रहा। तो एरिया इज एन पाई डी स्क्वायर वी। एक सेकंड में इतने कोलिजन हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं ये पूछूं कि एक कोलिजन करने में कितना टाइम लगा? ये क्या निकाला आपने? नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड। वो मान लो 20 कर गया, तो मैं निकालूं कि एक कोलिजन में कितना टाइम लगा, तो बताएं कितना बनेगा? एक्सप्रेशन को ही मैनिपुलेट करना है। मैं सोचो, हाँ बता रहा हूं, एक मिनट। ये आपके नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड। मैं चाहता हूं कि एक कोलिजन होने में कितना समय लगा। ये तो एक सेकंड में कितने कोलिजन हुए वो है। आई वांट टू कैलकुलेट कि एक कोलिजन में कितना टाइम लगा। देखें, इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा रिवर्स करके लिख लें। एन पाई डी स्क्वायर वी कोलिजन्स इन 1 सेकेंड, तो 1 कोलिजन कितने में होगा? ठीक है,
तो इसका मतलब एक कोलिजन में इतना समय लगेगा। अब पार्टिकल एक कोलिजन करके हटा है और अगले कोलिजन तक जाएगा तो वो v स्पीड से ट्रेवल करेगा। सुनेंगे ध्यान से, अब बहुत लास्ट में पहुंच गए हैं। कितना टाइम लगा कोलिजन के बीच में वो निकाल लिया है। अगर मुझे निकालना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक कोलिजन के लिए, तो इनटू v कर दूं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड in one collision will be n pi d square v into v। ये वेलोसिटी है बेटा। ये क्या किया, एक कोलिजन में इतना टाइम लगा, तो उसी कोलिजन को में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, इनटू v कर दिया, v कट गया, तो दिस इज 1/n पाई d स्क्वायर। ये आपका आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग वन कोलिजन। लेकिन यहां पर हमने एक एजम्पशन लिया था। क्या एजम्पशन लिया था? कि बाकी सारे पार्टिकल्स रेस्ट पे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अगर बाकी सारे पार्टिकल्स को भी मूव कराना शुरू कर दूं, तो अब बताएं, अब पार्टिकल्स के बीच में जो दो कोलिजन, मतलब कि एक कोलिजन जो हुआ, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस था वो घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा ना, क्योंकि अभी आपने देखा कि बाकी सारे रेस्ट पे हैं, तब ये कितना चला वो निकाला है। अगर अगला भी चल रहा होगा तो वो डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो उसके बाद आप लिखेंगे इफ वी कंसीडर, पहले यहां तक नोट कर लें एक बार, कुछ उन्होंने नहीं किया, कर लें। हाँ जी, हो गया यहां तक। ठीक है, इसके बाद लिखें इफ वी कंसीडर all particles in motion, if we consider all particles in motion, then there will be a correction factor, then there will be a correction factor in the above formula, there will be a correction factor in above formula, and final expression for mean free path, final expression for mean free path is given by lambda is equals to 1/√2 n pi d स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने निकाला जब बाकी पार्टिकल्स को रेस्ट में माना है। अब आपका एक्चुअल लैम्डा उससे कम आना था, तो आप देखिए यहाँ पे √2 से एक्स्ट्रा डिवाइड हो गया है। ये कैसे हुआ ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस हाँ करेक्शन फैक्टर आया है और उसके कारण ये हो गया। ठीक है, रुकेंगे रुकेंगे, एक टॉपिक और बचा है बस। अबे रुको, चैप्टर खत्म हो जाएगा। कहाँ जाना है? ये बैठेगा। टॉपिक आपका VRMS, V एवरेज एंड VMP। एक बार टॉपिक का मतलब समझ लें क्या है। अगर इस रूम में पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं, तो उनके मोशन को रिप्रेजेंट करने वाली एवरेज स्पीड क्या हो, उस वो एवरेज 3 अलग अलग तरीकों से निकालते हैं। पहली आपकी RMS, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी, जो भी कहें आप, इसको आप बोलते हैं मीन स्पीड, और इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या वेलोसिटी, जो भी आप कहें। देख लेने का मतलब क्या क्या है। अगर पार्टिकल्स लेट्स से V1, V2, V3, V4 ऐसे रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपको RMS निकालना है।
तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है रूट, मीन और स्क्वायर, आप इसका उल्टा चलो, क्या करो, पहले सारे स्पीड्स का स्क्वायर कर दो, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, v4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये मैं बात कर रहा हूं VRMS की। अब पहले स्क्वायर कर दिया सबका, उसके बाद ले लें उनका मीन। मीन कैसे लेते हैं, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और लास्ट में ले रूट। इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, फिर आता है मीन। मीन का मतलब है, अब मीन से हम समझते हैं v1, आप पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे सबकी, मतलब मोड कर दिया उनका, v2, v3 एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ये आपकी v एवरेज कहलाती है। मोड करने का मतलब है, यहां पर अगर वेक्टर फॉर्म में लेते तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होती, लेकिन हमें सबका मोड का मीन करना है, वो आपकी वी एवरेज कहलाएगी, सब पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स का। ठीक है, इसके बाद ये जो VRMS, VMPS का मतलब समझ लें, हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वर्सेस वेलोसिटी, ये है। तो जिन पार्टिकल्स के लिए या जिस वेलोसिटी के लिए, ये वो वेलोसिटी है जिसको एक्वायर करने वाले मैक्सिमम पार्टिकल होंगे। आपकी डिफरेंट वेलोसिटीज है, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को एक्वायर करने वाले पार्टिकल्स की स्ट्रेंथ या नंबर सबसे ज्यादा है। जिस वेलोसिटी को मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्वायर करें उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। लिख लें इस पॉइंट को, स्पीड एक्वायर्ड बाय maximum number of particles is called most probable speed. Speed acquired by maximum number of particles is called most probable speed. यहां पे ये स्पीड जो है वो VMP है। तीनों स्पीड्स का आपने बेसिक मीनिंग समझ लिया क्या है। अब इन तीनों स्पीड्स का एक एक फॉर्मूला भी है, डायरेक्ट टेम्परेचर बेस्ड। हमें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट की का जो मोशन है और टेम्परेचर है उसमें डायरेक्ट रिलेशन है। अगर पार्टिकल्स का मोशन फास्ट है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसी आधार पे तीन फॉर्मूले बनते हैं, वो नोट कर लें। VRMS बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पे आते हैं जो अभी लिखूंगा फॉर्मूला। VRMS इज √3RT/m। R क्या है, गैस कांस्टेंट, लिख लें आप, T टेम्परेचर और M मोलर मास ऑफ गैस। अगर आप R को, टेम्परेचर को और मोलर मास को, मोलर मास जनरली हम जानते हैं, फॉर एग्जांपल अगर O2 की बात करें तो हम बोलते हैं 32 ग्राम, बट अगर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ केजी में पुट करेंगे, क्योंकि R भी SI यूनिट्स में पुट किया 8.314 और टेम्परेचर आप केल्विन में पुट करेंगे। बेशक आप नोट कर लें, R की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे 8.314 इन SI यूनिट्स, T इन केल्विन, M इन केजी। ऐसा पुट करने पे जो VRMS आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, V एवरेज का फॉर्मूला है 8RT/πm, 8RT/πm। और मोस्ट प्रोबेबल, बस यहाँ पे सारे सेम चीज है, बस पाई कांस्टेंट ही है, RT/m साथ में।
and most probable speed is given by 2RT by m. इसमें बताएं VRMS अगर सबका टेम्परेचर और m सेम है, अगर टेम्परेचर और मास सेम है तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? हाँ जी, और ये 3 रहा है यहाँ पे, ये वाला होगा सबसे छोटा 2RT, और ये छोटा होगा ना, सबसे बड़ा ये, फिर ये, और फिर वो। कैसे? देखो आप 8/π है, हाँ जी, हाँ, तो आपका ये 2 से बड़ा आएगा और 3 से छोटा आएगा, तो आप ये लिख सकते हैं कि VRMS ग्रेटर देन V एवरेज ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल, तो RAM, राम, ऐसे करके इनका सीक्वेंस रहता है तीनों का। तो थियोरेटिकल पार्ट आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कंप्लीट हुआ। एक क्लास और लेनी है जो कि इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, 2 मिनट देंगे, एक क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर जब मैं वापस अगली क्लास आए में मिलेंगे हम 27 तारीख को। पहली बात तो 27 तारीख को आपका टेस्ट होगा 27 को आपका थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट होगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा एक बात। 28 तारीख से 31 तारीख तक मेरी छुट्टियां हैं, मतलब मेरे को कॉलेज नहीं जाना है, तो आपकी 2 घंटे की क्लास लगेगी यार रोज, है ना। आप थोड़े से मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, उसका एम यही है कि टाइमली, हाँ 11th की अगर 2-2 घंटे की क्लास, जैसे कि अब चैप्टर कितने बचे, 2 बच गए, SHM और वेव, अगर आप 2-2 घंटे की लगाएंगे तो थोड़ा टाइमली सिलेबस खत्म होगा 15 जनवरी तक, और फिर हमारे पास रिवीजन का अप्रोप्रिएट टाइम रहेगा 1.5 महीना टाइप। तो 2 घंटे कर लेंगे ना क्लास, वो टाइम डिसाइड कर लेंगे, बट हाँ 2 घंटे के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहना।